क्या आप रोज खुद की केयर के लिए फेस वॉश, फेस स्क्रब या फिर शावर जेल का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो खबर आपको परेशान कर सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च में हाल ही में खुलासा हुआ कि भारत में मिलने वाले करीब 45% प्रोडक्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है, जिनसे एलर्जी, थायराइड और कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अध्ययन अभी जारी हैं। माइक्रोबीड्स जैसे खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूदगी पर चिंता दुनिया भर में होती आई है। कई देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, लेकिन भारत में नियमों को लेकर स्थिति शायद साफ नहीं है। आज खास मेहमानों से चर्चा करेंगे माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी अगर हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट्स में है तो उसका क्या असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर पूरी दुनिया में चिंता के बीच हमारे यहाँ किस तरह के नियम होने चाहिए, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट। चमकती दमकती तरोताजा त्वचा की चाहत नए भारत में तेजी से घर कर रही है। औरत हो या मर्द, हर तरह के लोग अपनी स्किन के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूकता भारतीयों को आकर्षित कर रही है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की दुनिया में कदम रखने के लिए। आलम यह है कि दुनिया भर की कॉस्मेटिक कंपनियों ने भारत में अपने प्रोडक्ट रेंज की बाढ़ ला दी है, लेकिन एक ताजा अध्ययन ये बताता है कि भारत में एक पर्सनल केयर उपभोक्ता खूबसूरती और सेहत के दोराहे पर खड़ा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चमचमाती झील की तलहट्टी में छिपी है माइक्रोबीड्स की अंधेरी दुनिया, जो आपकी जिंदगी को खोखला कर सकती है। माइक्रोबीड्स दरअसल माइक्रोप्लास्टिक का एक प्रकार है, जिन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में त्वचा को एक्सफोलिएट यानी कि मृत त्वचा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में जब इसके सेहत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लोगों ने जाना तो इसका विरोध किया, तो 2014 में नीदरलैंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद 2015 में अमेरिका और 2018 में ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में इस तरह के उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण इसके उत्पादन में और बढ़ोतरी की संभावनाओं से दुनिया भर के जानकार चिंतित हैं। हाल ही में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक चौंका देने वाला तथ्य उजागर किया। उन्होंने जिन सौंदर्य उत्पादों का अध्ययन किया, उनमें से लगभग आधे में माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद पाए गए। स्टडी में करीब 45 पर्सनल केयर उत्पादों का अध्ययन किया गया। इनमें 18 फेस वॉश, 5 बॉडी स्क्रब, 12 फेस स्क्रब और 10 शावर जेल शामिल थे। इनमें से ज्यादातर का उत्पादन 2022 में हुआ था। इनमें से 45% उत्पादों में प्लास्टिक पाया गया, जबकि 23% में सेलुलोज जैसे रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर शामिल थे। इनमें भी पॉलीथीन सबसे आम प्लास्टिक पॉलीमर था, जो 66% उत्पादों में पाया गया। इसके बाद पॉलीक्रैप्लैक्टोन, पॉलीयूरिथेन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइलरीन जैसे प्लास्टिक पॉलीमर भी उत्पादों में पाए गए। इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वर्निश और फ्लाथो ब्लू जैसे दूसरे पदार्थ भी पहचाने गए। कमाल की बात तो ये है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से कई उत्पादों में इको फ्रेंडली उत्पाद होने के दावे किए गए थे। माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों की अगर बात करें तो इन पर शोध अभी जारी है, लेकिन अध्ययन ये संकेत देते हैं कि इनके शरीर में जाने के बाद ये इम्यूनल सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन, ग्रोथ में रुकावट, एंडोक्राइन सिस्टम में परेशानी और आंतों की समस्या भी पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और डायरेक्टर हैं डर्मा क्लिनिक्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा, जानी मानी कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं सी सोल कॉस्मेटिक्स की। मनीषा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और जैसा हमने कहा कि माइक्रोबीड, इस पर चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है।
इनफैक्ट जब 2015 में माइक्रोबीट फ्री वाटर्स एक्ट जब यूएस में लागू किया तो पूरी दुनिया में ये पता चला कि साहब इसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। भारत में इसको लेकर अभी नियम पूरी तरह से साफ नहीं है जितना मैं अध्ययन कर पाया हूँ। हालांकि दावा ये भी किया जाता है कि साहब हार्मफुल तो कम से कम सरकार ने इसे कहा है, बट स्पष्टता संभवतः उतनी क्लियर नहीं है। आप बताएं सर, ये जो अध्ययन कहता है माइक्रोप्लास्टिक्स या माइक्रोबीट की मौजूदगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, कितना खतरनाक है ये सर? देखिए, माइक्रोबीट्स यूजुअली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ या माइक्रोप्लास्टिक्स जो मिलती है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी होता है जो उनमें मिक्स किए जाते हैं, लाइक फेशियल स्क्रब्स जो बनते हैं पॉलीथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीयूरेथेन, और ये मिक्स किए जाते हैं टू इम्प्रूव द जो स्क्रब है उसके जो नेचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट को सिल्की बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, उनके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए या मैट फिनिश देने के लिए। और दूसरे जो सेकेंडरी टाइप के होते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो बिकॉज ऑफ द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द कंटेनर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो प्लास्टिक डिज़ोल्व होते हैं वो मिक्स होते हैं, उसके कारण भी आते हैं। और इनकी साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जितने ये माइक्रो या नैनो पार्टिकल्स होते हैं समटाइम दे कैन कभी कभी ये होता है कि ये स्किन के जो बैरियर फंक्शन होता है उसको ब्रीच करते हैं और उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं जैसे इन्हेलेशन, सांस के थ्रू जाना या आपके डाइट में इंक्लूड हो जाना और उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर जा सकते हैं। और कई बार ये कंबाइन होते हैं दूसरे हैवी मेटल्स के साथ और उसको भी अपने साथ ये बॉडी में लेकर जा सकते हैं। और इनके जो रिपरकशंस हो सकते हैं बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इनसे अफेक्ट हो सकती है। जैसे बताया गया कि एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम अफेक्ट हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, कुछ प्रोटीन के साथ ये कंबाइन कर सकते हैं और उनके एक्सप्रेशन को ये ऑल्टर कर सकते हैं, जिसके कारण कैंसर भी कभी कभी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। और इनफैक्ट स्किन में ही बिकॉज जो स्किन में जब ये स्क्रब करते हैं तो माइक्रो टीयर्स डेवलप हो सकते हैं जिसके थ्रू ये जाकर इन्फ्लामेशन या फिर इचिंग, रेडनेस, इस तरीके की चीज़ें ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स आज के डेट में एक हेल्थ कंसर्न तो डेफिनेटली है। और इंडिया में बेसिकली जो रूल्स हैं वो थोड़े वेग हैं, वो स्पेसिफिक नहीं हैं। कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था कि मेंशन है कि 5 mm के लो से कम साइज़ के पॉलीथिलीन को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती है। दे डोंट गिव द इंफॉर्मेशन कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है इसको बनाने में। और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा छेड़ दी और आपने बहुत इंपॉर्टेंटली यू राइटली सेट कि 5 mm एक्चुअली क्या है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP उसका जो डेफिनेशन है जो माइक्रो प्लास्टिक्स का है वो है प्लास्टिक्स पार्टिकल स्मॉलर देन 5 mm। अब इसमें से कम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी स्पष्टता नहीं है। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, साफ है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 2017 में प्रपोज किया था बैन ऑन रॉ मटेरियल्स नॉट रिकॉग्नाइज सेफ फॉर यूज इन कॉस्मेटिक्स, और ये 2020 से लागू होना था। अब मुझे नहीं मालूम है कि इसका कभी क्या स्थिति है, मैं इस पर ज़्यादा शोध भी नहीं कर पाया, लेकिन स्पष्ट नहीं है, ये तय है। अगर स्पष्ट होता तो कहीं ना कहीं स्पष्ट सीधा व लिखा हुआ मुझे मिल जाता, लेकिन शायद मेरे ही शोध में कमी रह गई, लेकिन या फिर चीज़ें अभी इतनी साफ नहीं हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि साहब एक क्लियर आपको स्थिति तो लानी पड़ेगी किसी भी चीज़ में इस्तेमाल पे। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर उल्लास बत्रा सर जुड़ चुके हैं, को डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बत्रा आपका। मनीषा जी के पास आने से पहले मैं आप ही के पास आऊँगा सर, थोड़ा सा सर हमें ये मार्गदर्शन करें कि ये जो अभी रिसेंट जो स्टडी आई है, ये माइक्रोप्लास्टिक्स, माइक्रोबीड्स, इनका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल, दूसरी जगह इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है और क्या इनका कैंसर से कोई कनेक्शन है या नहीं सर? सर डेफिनेटली प्लास्टिक इन एनी फॉर्म इज बैड। इनफैक्ट आजकल मैं थोड़ा स्टेटमेंट देना चाहूंगा, 2024 में हम लोग प्लास्टिक से अपना मुंह धो रहे हैं, हम प्लास्टिक को इनहेल कर रहे हैं, हम प्लास्टिक को खा रहे हैं। जो ये माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि लेस देन 5 mm वाले प्लास्टिक जो रहते हैं, जो बायोडिग्रेड होके होते हैं, प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में हमारे बॉडी में अगर इनहेल होगा तो ये कैंसर बनने का कारण बन सकता है। क्या इसमें ह्यूमंस में कोई स्टडीज है? नहीं,
बट जो प्री क्लिनिकल एविडेंस होता है वो डेफिनेटली ये है कि ये कैंसर कॉज कर सकता है। ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में, पैकेज वाटर में काफी होते हैं। ये बॉडी में अगर आप प्लास्टिक इनहेल करेंगे तो ये फाइब्रोसिस करते हैं, ये क्रॉनिक म्यूटेशन करते हैं, ये जीनोमिक चेंजेस कर सकते हैं। तो उनके कारण से डेफिनेटली जो है वो कैंसर होने के जो है वो आपके रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। एंड डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी मोर क्लैरिटी इन दिस सब्जेक्ट, बट वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स एज मच एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया कि हम प्लास्टिक्स खा रहे हैं, प्लास्टिक इनहेल कर रहे हैं। अब अगर ब्लड में हमारे माइक्रोप्लास्टिक मिल चुका है, अगर हमारे यूरिन में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल चुका है, हमारे कई तरह के सेल्स में माइक्रोप्लास्टिक मिल चुका है, तो फिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन मनीषा जी के पास मैं आना चाहूँगा। मनीषा जी, कहा यह जा रहा है इंडिया में कि साहब देयर इज़ अ अगली साइड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। कमाल की बात यह है कि इसका एक्सपेंशन और इसके खतरे हाथों हाथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ वो अवेयरनेस है क्या नहीं है ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर, कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर या दूसरे अंगों पर, वो सेफ हैं हमारे लिए या नहीं, या सिर्फ हम बस अच्छी स्किन की चाहत में, अच्छे बालों की चाहत में, सिल्की बाल हो जाएं, साफ सुथरी त्वचा हो जाए, इसी के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि एक्चुअली जो आपने बोला वैसे ही है। आज के मतलब आज का जो युग है ना, लोगों को इतना ज़्यादा डेस्परेशन है कि हाँ मेरा स्किन अच्छा हो जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाए, उसके लिए जो मिलता है वो लगा लेते हैं। जिसने बोल दिया उसके ऊपर हर्बल लिख दिया, आयुर्वेदिक लिख दिया, नेचुरल लिख दिया, ऑर्गेनिक लिख दिया, उसको बिना सोचे समझे वो यूज़ करते हैं। कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या नेचुरल है, एक्चुअली में क्या ऑर्गेनिक है, कुछ है भी या नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला अगली साइड ऑफ ब्यूटी इंडस्ट्री, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिकॉज इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, तो हर टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। बट ये चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं देता कि गोरा लगाने का क्रीम मिल जाए, आपको स्क्रब मिल जाए जिसमें माइक्रो बीड्स या प्लास्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, वो बिना सोचे समझे यूज़ करते जा रहे हैं, ये सोच के कि इसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर यही है कि हाँ ऐसा हो रहा है और इसके ऊपर कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रही है। आपने इम्पॉर्टेंट बात जो बोली, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था, कि कोचीन यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन में चौंकाने वाली बात ये कि ये भी है कि ये जो 45 प्रोडक्ट इन्होंने इस्तेमाल किए, इसमें से ज़्यादातर पर ग्रीन प्रैक्टिसेस का हवाला दिया गया था। इसमें हर्बल, इको फ्रेंडली। अब आप हमें बताएं कि ये कौन से इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप माइक्रोबीड्स का इस्तेमाल और माइक्रोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि हमारी एजेंसीज, हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं। एक आम लोगों के पास अवेयरनेस के लिए तब जाएगा ना जब उसको पता होगा कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है और इसके खतरे क्या हैं। अब अगर सरकारी स्तर पर ही इस बारे में अवेयरनेस नहीं है तो फिर उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के भी एक इंसान क्या कर लेगा, और कैसे नहीं वो फिर मौत के मुंह में समा रहा है, जैसे हमारे डॉक्टर्स ने बताया, मनीषा जी ने बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। तीनों विशेषज्ञों से हम एग्जैक्टली पॉलिसी लेवल पर क्या इंटरवेंशन होने चाहिए ये भी पूछेंगे। एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें किस तरह से सतर्क रहना इंग्रेडिएंट्स को लेकर, प्लास्टिक को लेकर, इस पर विस्तार से बात। एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार के पास मैं आना चाहूँगा। डॉक्टर अमरेंद्र, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि भाई ये माइक्रोप्लास्टिक्स और माइक्रोबीड्स की दुनिया में किस तरह के खतरे हैं। अब थोड़ा हमें समझाएं सर। आपने जैसा बताया, बिल्कुल दुरुस्त बताया कि इसको लेकर बहुत सारी एम्बिग्विटी है, कुछ स्थिति साफ नहीं है। क्या करना चाहिए और किस लेवल पे पॉलिसी इंटरवेंशन हो कि हम अपने आम जनों को सुरक्षित रख पाएँ इस खतरे से सर? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो पॉलिसी को बिल्कुल स्पेसिफिक बनानी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट, उनके साइजेस क्या हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अलाउ होने चाहिए। गवर्नमेंट की इस पे बिल्कुल एक रेगुलेशन आनी चाहिए। दूसरी, जो ग्रीन लेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो दूसरी चीज़ों से जो ज़्यादा सेफ़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कीवी सीड्स, कैफीन सीड्स,
या एप्रिकॉट, इन सब को यूज़ करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, इनको आप यूज़ कर सकते हो उनकी जगह। इन पे थोड़ा ज़्यादा रिसर्च, नेचुरल प्रोडक्ट को उसमें लाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो ज़्यादा आप यूज़ करें और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। बायोडिग्रेडेबल सेलुलोज भी होते हैं, उन सब चीज़ों को यूज़ करें ताकि प्रोडक्ट की सेफ्टी लेवल अच्छी हो जाए। थर्ड थिंग, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को बतानी चाहिए कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, कैसे आप इनको अवॉइड करें, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर हों। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट जो भी इस तरीके की चीज़ें अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर कट मेंशन करें कि हाँ ये चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट में, एंड पब्लिक उस चीज़ को पढ़े और फिर समझे और तभी खरीदे। दे शुड नो द रिस्क फैक्टर इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। और गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बननी चाहिए, वेदर ये पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी और फर्दर जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गई उसके बाद क्या वो ये पॉलिसी से अडहेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी उनके पास एजेंसीज होनी चाहिए जो जाकर ये देखे कि जो कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं उसमें सेफ्टी लेवल कितने लेवल की मेंटेन की गई है, क्या ये प्रोडक्ट जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये इंश्योर करना भी गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर इस लेवल पे क्लैरिटी अगर आ गई जो डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने बोली, मुझे लगता है कि बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। डॉक्टर बत्रा, आपके सजेशंस क्या होंगे सर? आपने इसके खतरों को बताया और जैसा आपने बड़ा दुरुस्त बताया था कि हर जगह अब प्लास्टिक हम हर किसी रूप में ले रहे हैं। क्या हमें करना होगा सर, और अवेयरनेस कितनी आवश्यकता होगी, पॉलिसी इंटरवेंशन कितने ज़रूरी होंगे सर? सर सबसे पहले तो एक अच्छी रिसर्च करनी होगी हम लोगों को, एक वेल कंडक्टेड रिसर्च। मेरे कहने से, आपके कहने से ऐसा नहीं होता। अगर ये पेपर में आता है, वाइट पेपर में आता है, साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होता है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा सर, हम लोग बहुत बार ना इसे हम लोग कहते हैं कि फाइन प्रिंट में इसको निकाल देते हैं। तो वो नीचे नीचे नहीं लिखना है कि तंबाकू से कैंसर होता है। इसको हमें लोगों को बताना है। आपका जो प्रोग्राम है, मीडिया में जो अवेयरनेस है, प्लास्टिक्स के सारे जो गंदे परिणाम होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। और ये नहीं बताना चाहिए कि जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो भी एक प्लास्टिक का ही जरिया है। हमें लगता है कि अगर हमने बॉटल ले लिया या कुछ जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर लिया, इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो रिसर्च एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंपनी यूज कर रही है उनको ये बताना पड़ेगा कि जी हमारे में फला फला इतना है और इतने के ऊपर जो है वो कैंसर का शक हो सकता है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर पुटिंग आउट दिस पॉइंट, बट आई विल से कि दिस इज ओनली अ फर्स्ट स्टेप, अ लॉट नीड्स टू बी डन फर्दर। एब्सोल्युटली सर। मैं सर आप ही के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर बत्रा, मुझे थोड़ा सा और ये समझाइए कि ये कितना ज़रूरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसा आपने कहा कि ह्यूमंस पे कोई अभी क्लिनिकल स्टडीज़ और ट्रायल्स नहीं है, जितने हुए हैं वो जंगली जीव जंतुओं पे हुए हैं, उसी से हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है। अभी हम इसमें क्यों लैग कर रहे हैं? ये कम्युनिटी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये रिसर्चेस क्यों नहीं आ पा रही हैं? प्लास्टिक हम देखते हैं पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक्स का क्या खतरा है, इस पर हेडलाइंस बनती हैं सर, एक आध दिन चर्चा होती है, फिर चर्चा होती नहीं है इस पर। ये सेरेमोनियल सा ज़्यादा हो गया है सर। तो कितना ज़रूरी आप मानते हैं कि डीप डिग इस पे करना अभी और आवश्यक है, और इस पे रिसर्चेस सर क्यों नहीं हो पा रही हैं? सिर्फ अभी तक सीमित क्यों है सर इसमें? सर रिसर्च इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि किसी भी कैंसर को बनने में इट टेक्स टाइम। ओके। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं सर, आज अगर आपने माइक्रोप्लास्टिक्स लिए तो उसका असर आज नहीं आएगा सर, वो 10 साल 15 साल के बाद आएगा। प्लस इसको 2 सैंपल्स में करना बहुत मुश्किल है कि किन्हीं लोगों ने बिल्कुल नहीं लिया, किन्हीं लोगों ने लिया। तो इसीलिए मैंने पहला वक्त बोला सर, वेल कंडक्टेड रिसर्च होना बहुत जरूरी है। और ये पॉपुलेशन लेवल पे होता है। मान लीजिए कि आप बोले जी एक कम्युनिटी है जिसमें हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल यूज करते हैं, एक कम्युनिटी है या एक शहर है जहां पे हम यूज नहीं करते हैं। फिर वहां पे देखा कि कितना ज्यादा जो है कैंसर होने का शक। एंड सिर्फ कैंसर ही नहीं, आपको इसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 20 साल तक देखेंगे तो ये जाके रिसर्च होगी। बट एटलीस्ट एक अवेयरनेस होनी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर ये अवेयरनेस ही हो जाए, इसको हम कम ही कर दे, तो भी मैं मानूंगा कि हमारा जो आज प्रोग्राम है, जो हम जो लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। एब्सोल्युटली। देखिए, हम तो इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और एक
बड़े पर्सपेक्टिव के लिए इस पूरी चर्चा को खोल सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पे एक ठोस रिसर्च आनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे कम से कम कम्युनिटीज़ को, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को हम मोबिलाइज कर पाएँ। अदरवाइज ये सारे के सारे जितने भी एफर्ट्स हैं ये स्टैंड अलोन एफर्ट्स रह जाएंगे और बड़े सेरेमोनियल से रह जाएंगे, जिसका कोई अंततोगत्वा फ़ायदा होने वाला नहीं है। बट हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसमें थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण आगे ज़रूर बढ़े। मनीषा जी, ये एक आम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाले एक उपभोक्ता के लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि इसमें अब सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, इसमें पुरुष हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें बुजुर्गों के लिए भी अब बहुत सारे इनफैक्ट अब प्रोडक्ट्स आ गए हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी? कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? मेरा सबसे बड़ा संदेश आम जनता के लिए, सबके लिए एक ही होगा कि दिखावे पे मत जाए, अपनी अकल लगाएं। बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर, अपने बदन पर लगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। जो एक डब्बे के, एक ब्यूटी प्रोडक्ट के फ्रंट कवर पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, सिर्फ उसको मत पढ़िए। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और गूगल की वजह से आप हर एक इंग्रेडिएंट को चेक कर सकते हो। स्क्रब जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं स्क्रबिंग करने के, अगर वो प्रोडक्ट में डाले जाए, जैसे सीसोल में हम सारे नेचुरल स्क्रब्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर आप कोई राइस का ग्रैनुल्स यूज़ कर रहे हैं या कोकोनट का कुछ यूज़ कर रहे हैं या दाल का कुछ यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप की चीज़ों को यूज़ करके अगर हम ग्रैनुलेशन कर रहे हैं, मतलब स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको कोई उसमें हानिकारक क्या बोलते हैं साइड भी नहीं है उसका। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई स्क्रब चूज़ कर रहे हैं तो खाली उसको स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग देखकर ना इस्तेमाल करिए, बट एक्चुअली ये देखिए कि उसमें ग्रैनुअल्स जो होते हैं स्क्रबिंग के, वो किस चीज़ के यूज़ किए गए हैं और वो पीछे साफ साफ लिखा होता है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी में ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ को भूल जाएं, तो सुरक्षित रहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। डॉक्टर अमरेंद्र, आपका संदेश एक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते जो लोग भी इस तरह के पर्सनल केयर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सर, कुछ बुनियादी चीज़ें। अभी जैसा मनीषा जी ने बताया, शी हैज़ कवर्ड ऑल द टॉपिक। सजग रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप लगा रहे हो, चाहे आप वो खा रहे हो, चाहे जिस इन्वायरमेंट में आप ले रहे हो, कहीं ना कहीं जाकर आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। एक रिसर्च में ये भी आया था कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट एक्चुअली फेशियल स्किन, हैंड्स एंड हेयर्स में होते हैं और वो बहुत सालों तक वहाँ रह जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे क्या चेंजेस वो आगे चल कर लाएंगे वी रियली डोंट नो। हमारी जानकारी इस बारे में अभी भी बहुत लिमिटेड है, बट इतना तो तय है। अच्छा, कुछ दिन पहले रिसर्च में ये भी आया था कि माइक्रो प्लास्टिक्स आर डिपॉजिटेड इन द बॉडी के एडिपोज टिश्यू, आर्टरीज, इन सब चीज़ों में भी डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो आगे चलकर अभी तो यूज़ फिर भी मुझे लगता है कि अर्बन पॉपुलेशन में ही सीमित है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है और जब इसका पेनिट्रेशन आप सब अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज उन सारी जगहों पे होगा, तो क्या एक इस तरीके की एपिडेमिक जैसी सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए? तो अभी से ही उसके लिए जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, जो भी होगा नुकसान ही होगा, तो इसलिए एक पब्लिक अवेयरनेस तो होना बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें, प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसके बारे में पहले समझिए, जानिए उसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, बॉडी पर उनका क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ों को देखकर ही आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। एब्सोल्युटली, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये इशू लगातार उठाते रहते हैं, बिना इस बात से विचलित हुए कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इस पूरे मार्केट में, स्किन केयर, फूड प्रोडक्ट्स, जहाँ जहाँ भी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम इस तरह के
इश्यूज़ को उठाते रहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आप जैसे लोगों का जो हमारे साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर बत्रा ने तो बता ही दिया है कि भाई एक ठोस रिसर्च इस पे चाहिए ताकि इस पे कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन के ग्राउंड बन सकें। हम उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ भी मिलाते हैं, कुछ बड़ी रिसर्च इसमें होने चाहिए। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ आपसे बातचीत करके, ऐसा लग रहा है कि डेटा, ठोस डेटा शायद 1 दशक लग जाए हमारे पास जब बेहतरीन डेटा होगा, लेकिन उसके पॉलिसी को एक ठोस तब्दील करने के लिए जो कम से कम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, अब माइक्रो बीट्स पर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, भारत में भी लग जाना चाहिए। इस पे कोई देर नहीं होनी चाहिए अगर अभी तक नहीं लगा हुआ है तो। और जो भी इसमें एम्बिग्विटीज़ है उनको दूर किया जाए, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उल्लास बत्रा, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, थैंक यू सो मच सर। मनीषा चोपड़ा, थैंक यू सो मच मैम आपका भी शो में आने के लिए। इस शो में इतना ही, नमस्कार।